हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 कंप्लीट कर लिया था। अगर प्रीवियस वीडियो आपने ना देखी हो तो उसको ज़रूर देखें, संविधान की वीडियो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक की, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अब आज जो डिस्कस करेंगे वो है भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं इसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन अनुच्छेदों को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर संविधान के बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, कोई भी अनुच्छेद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। संविधान आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से केवीएस और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ ही लिए जाते हैं, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आप केवीएस, एनवीएस या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वो जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4, और मैं कोशिश करूंगी इसको जितना इजी लैंग्वेज में हो सकेगा इजी लैंग्वेज में कवर करके समझाऊंगी। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है, जिसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान भाषा कर दूं इसकी, तो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहां हर प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो प्राणी को या व्यक्ति को प्राप्त हो सके, जहां हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मिल सके, ठीक है। ऐसे राज्य की स्थापना करना, ठीक है, जहां हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मिल सके, जहां व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके, ऐसे आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भाग 4 न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक। भाग 3 में हमने देखा था न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि अगर भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए अगर उनका हनन होता है तो आप न्याय की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन भाग 4 क्या है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि इसका उल्लंघन होने पर कोर्ट नहीं जा सकते। इसको आसान भाषा में समझे कि इसका उल्लंघन होने पर न्याय नहीं मांग सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, ये एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। जबकि भाग 3 जो था मूल अधिकार जो थे, मूल अधिकारों का हनन होने पर आप क्या कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। मूल अधिकार न्यायिक प्रक्रिया में थे, लेकिन भाग 4 जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। अब एक एक अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य का भाग 4 में वही अर्थ है जो भाग 3 में है, ठीक है। यानी कि भाग 4 में भी राज्य का वही अर्थ है सेम जो भाग 3 में है, ठीक है। जिसने भाग 3 नहीं पढ़ा है तो भाग 3 वो जा करके प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 में कुछ भी नया नहीं है। अनुच्छेद 37 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, मैं इसीलिए आराम से आपको समझाती भी जा रही हूँ बोल बोल के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी नीति निर्देशक तत्व यानी कि पॉलिसी होती है नीति, ठीक है। न्यायालय यानी कि कोर्ट, ठीक है। जो भी पॉलिसी है वो क्या है, न्यायालय के द्वारा चेंज नहीं की जाएंगी। और ऐसा कौन कहता है, ऐसा प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 37 में है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है राज लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि या जनता का कल्याण कह सकते हैं, लोक कल्याण कह सकते हैं, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक। लोक कल्याण के लिए क्या करेगा राज, लोक कल्याण की अभिवृद्धि या विकास कह सकते हैं, उसका विकास करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद 39 का जहाँ समझाने वाला है, जहाँ टफ लैंग्वेज है वहाँ मैं थोड़ा इजी करके समझा देती हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ लग ही नहीं रहा, कोई टफ लैंग्वेज ही नहीं है कि जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल हो समझाने के लिए। जो टिपिकल होगा मैं वो समझा दूँगी, आप परेशान ना हो।
अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अनुसरणीय का मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी बताई गई है जो कि राज्य के द्वारा फॉलो की जाएंगी और इसके बारे में कहाँ जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 39 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 39 के अंतर्गत चार में देखते हैं। अनुच्छेद 39 का 4 क्या कहता है, पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 39 4 के अंतर्गत। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब तो ये अधिकतर जगहों पर ऐसा हो भी गया है। पहले क्या होता था कि महिला को कम वेतन मिलता था एक समान कार्य के लिए और पुरुष को ज़्यादा। अभी भी कुछ जगहों पर है बट मोस्टली जगहों पर अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अनुच्छेद 39 4 तक हो गया था। अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके बारे में है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। तो ग्राम पंचायत आपको पता ही है, ग्राम का मतलब गांव होता है, गांव की पंचायत, गठन मतलब निर्माण। ठीक है, तो ये क्या हो गया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। तो यहाँ भी समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में। ठीक, अभी मैं इसको बताऊंगी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, कुछ दशाओं में व्यक्ति को क्या है, काम शिक्षा लोक सहायता ये पाने का अधिकार है। ठीक है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अब कुछ दशाओं में मतलब कौन कौन सी दशाएं, दशाओं का मतलब है कि आर्थिक जो परिस्थिति है उसके अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक जो सामर्थ्य है उसके अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक सामर्थ्य के अंतर्गत और विकास की सीमाओं के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर काम शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, और ये कौन कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 41। फिर इसके बाद है नेक्स्ट अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, काम की न्याय संगत यानी कि समानता, काम में समानता। ठीक है, जहाँ देखिए समझाने वाला मैं खुद समझा देती हूँ इसीलिए। ठीक है, जहाँ टफ लैंग्वेज होती है। ठीक, काम में समानता या काम में बराबर न्याय या भेदभाव नहीं, न्याय संगत। ठीक है, मानवोचित दशाएं और जो मानव के लिए उचित है इस। ठीक है, प्रसूति सहायता मतलब होता है मैटरनिटी हेल्प। ठीक है, इसका उपबंध, इसके बारे में कहाँ प्रावधान है, तो इसके बारे में भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्य निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करना। ठीक है, कहने का मतलब कृषि इंडस्ट्री यानी उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारियों को कार्य निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन यानी कि अच्छा जीवन और अवकाश इनका संपूर्ण उपभोग करना सुनिश्चित करना। ठीक है, ये सारी चीज़ों का उन्हें उपभोग मिल सके, इन सारी चीज़ों का उन्हें लाभ मिल सके, ये सारी चीज़ों का उन्हें जो है लाभ जो है सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल भी टफ लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही ये तो चीज़ें सब आपको पता है, सब आप सुनते रहते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अनुच्छेद 43 हो गया था, 44 की बात करते हैं। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है,
यानी कि संहिता है यहाँ पे, सॉरी। यानी कि इसको अगर आसान भाषा में समझे तो एक समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कह सकते हैं। इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जल्दी, ठीक। यूनिफॉर्म सिविल। फिर अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ मतलब होता है धन से संबंधित, ठीक है। उनकी शिक्षा और शिक्षा के लिए धन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आ जाते हैं पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने, स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य के कर्तव्य, ठीक है। पोषाहार स्तर यानी पोषण का स्तर, ठीक है, न्यूट्रिशन, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो राज्य के कर्तव्य हैं उनके बारे में अनुच्छेद 47 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दिया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। कृषि और पशुपालन, ठीक है। पशुओं को पालन, जो पाला जाता है ना पशुओं को, ठीक है। जैसे दुधारू पशु होते हैं, वाहक पशु होते हैं, ठीक है। वाहक मतलब होते हैं कैरी करने वाले, जैसे कि जिन पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, या कोई सामान वगैरह जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दुधारू होते हैं, जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। 48 का में राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगा या उनकी रक्षा करेगा, ठीक है। तो 48 का में क्या देता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पर्यावरण और वन जीवों का वन का संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है। ये प्रावधान किस में दिया है? 48 का के अंतर्गत दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत दिया है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत सारे स्मारक हैं ऐसे, ठीक है। इनके संरक्षण का प्रावधान, इनको बचा के रखना है, संभाल के रखना है, ठीक है। तो इनका संरक्षण करना ये दिया है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 देखते हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, ये तो आपको रटा होना चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है टीचिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दिया है, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्कीकरण, कार्यपालिका मतलब हो गया जो नियम वगैरह, जो नियम कानून होते हैं इनको बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं। और न्यायपालिका हो गई यानी कि आपके कोर्ट, ठीक है। तो यानी दोनों जो है एक दूसरे के काम में, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे या एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों अपना अपना कार्य करेंगे, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों को पृथक करना, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 50। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। इसको कह सकते हैं राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध, सम्मानपूर्ण, न्याय संगत संबंध जो है होने चाहिए, ठीक। सम्मानपूर्ण और न्याय संगत जो है संबंधों का निर्माण करना, ठीक है, ये संबंधों को बनाए रखना।
ठीक, जिससे क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास हो। ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया हुआ है। जल्दी से एक और छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A। ठीक है, इससे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा है इसलिए मैं इसको बता देती हूँ अभी इसी वीडियो में। मूल संविधान में जो पहले ओरिजिनल संविधान बना था, मूल संविधान था, उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मैंने अभी आपको बताया कि भाग 4A को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है। भाग 4A 51A को बाद में जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट जो है वो रूस से या रशिया से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट रूस या रूस की जगह USSR लिख करके भी आ सकता है, या फिर पूर्व सोवियत संघ लिख करके भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ऑप्शन में। ठीक है, रूस लिख के आए या फिर पूर्व सोवियत संघ लिख करके आए या USSR लिख करके आए। ठीक है, के संविधान से प्रभावित होकर के जोड़ा गया है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में रूस के संविधान से प्रभावित होकर के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक कितना क्लियर हो गया मूल कर्तव्यों के बारे में। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट लाइन है, कुछ 4-5 लाइनें और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो है सुझाव दिया था पहले। ठीक है, लेकिन बाद में कितना जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो पूछा जाए किस समिति के द्वारा जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 10 मूल कर्तव्यों को तो जोड़ा गया। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया, और ये अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों, यानी बच्चों के अंदर लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बालक बालिकाएं दोनों आ जाएंगे। बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा। ठीक है, माता पिता का कर्तव्य, और यही जो था, ये जो संविधान संशोधन हुआ था 86वां, इसी को ही 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया। ठीक है, ये कौन सा मूल कर्तव्य था, 11वां मूल कर्तव्य था जो जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। पहले कितने मूल कर्तव्य थे, 10 थे, बाद में 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का कर्तव्य निर्धारित किया गया, और यही 11वां मूल कर्तव्य बना। ठीक है, तो वर्तमान में अब टोटल मूल कर्तव्य पूछे जाएं कितने हैं, तो वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है,
पहले मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के बाद 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा फिर एक और मूल कर्तव्य ऐड कर दिया गया संविधान में। तो टोटल पूछी जाए संख्या वर्तमान में मूल कर्तव्यों की, तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? 11 संख्या है मूल कर्तव्यों की। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। संविधान का ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है संविधान के टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। संविधान मैं बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगी आपके टीचिंग लेवल के हिसाब का, तो बिल्कुल आपको अच्छे से रटा दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा संविधान है, पूरा पढ़ना, सारे अनुच्छेद, एक एक अनुसूचियाँ, एक एक भाग याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना हो सकेगा मैं ईजी लैंग्वेज में और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कवर करा दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।